याद है कल हमने क्या पढ़ा था? एंजाइम्स के बारे में मैंने कल आपको इंट्रोडक्शन दिया था। एंजाइम क्या होता है, किसने डिस्कवर किया था, कौन सा एंजाइम था। एक एंजाइम का हमने कल स्ट्रक्चर भी देखा था, ठीक है, प्राइमरी स्ट्रक्चर, सेकेंडरी स्ट्रक्चर एंड टेरिशरी स्ट्रक्चर। और मोस्ट ऑफ द एंजाइम्स जो एक्टिव होते हैं, जो काम करते हैं, वो किस पे काम करते हैं? टेरिशरी स्ट्रक्चर पे, ओके, टेरिशरी स्ट्रक्चर पे, ठीक है, शाबाश। चलो, तो फिर मैंने आपको बोला था एक एंजाइम जो है, जो इसका टेरिशरी स्ट्रक्चर रहता है, इसमें कुछ पॉकेट्स रहते हैं अंदर, पॉकेट्स, और उन पॉकेट्स को हम क्या नाम देते हैं? एक्टिव साइट्स, ठीक है। एक्टिव साइट एंजाइम में वो जगह होती है जहाँ पे एक्चुअली सबस्ट्रेट बाइंड हो जाता है। और मैंने कल आपको एग्जांपल भी दी थी कि सबस्ट्रेट और एंजाइम की एग्जांपल मैंने कल आपको बताई थी। सबस्ट्रेट किसको हम बोलते हैं? जो एंजाइम से पिटने वाला रहता है, जिसके ऊपर एंजाइम काम करेगा, जिसके ऊपर एंजाइम अपना फंक्शन करेगा, उसको हम क्या बोलते हैं? सबस्ट्रेट, ठीक है। बस, तो आज हमें एक छोटा सा डिफरेंस बताना है आपको, दैट इज़ एंजाइम वर्सेस कैटलिस्ट या इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट। एंजाइम वर्सेस इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट, एंजाइम्स वर्सेस इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट्स, एंजाइम वर्सेस इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट्स। आपको मालूम है एंजाइम को हम क्या बोलते हैं? बायो कैटलिस्ट, है ना। एंजाइम को हम क्या बोलते हैं? बायो कैटलिस्ट्स, और सिंपली ऑर्गेनिक कैटलिस्ट्स। और जो इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट्स हैं, इनऑर्गेनिक ये कोई भी एलिमेंट हो सकता है या कोई भी मॉलिक्यूल हो सकता है या कोई भी कंपाउंड हो सकता है, मेटल, नॉन मेटल, क्लियर। मोस्ट ऑफ मेटल्स जो है वो यूज़ किए जाते हैं एज एन इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट्स। कैटलिस्ट मीन्स क्या होता है? कैटलिस्ट मीन्स जो एनहांस करेगा रेट ऑफ रिएक्शन, जो रिएक्शन की रेट, अगर कोई बायोकेमिकल रिएक्शन हो रही है या कोई इनऑर्गेनिक रिएक्शन होती है, उसमें अगर आप कैटलिस्ट को ऐड करेंगे तो वो मोस्टली एनहांस करेगा रेट ऑफ रिएक्शन। मोस्ट ऑफ द कैटलिस्ट वो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ाते हैं, और कुछ ही ऐसे कैटलिस्ट होते हैं जो रेट ऑफ रिएक्शन कम करते हैं, ठीक है। वो फिर अलग बात है, पॉजिटिव नेगेटिव कैटलिस्ट। लेकिन यहाँ पे हमें बोलना है एंजाइम और कैटलिस्ट के बीच में क्या डिफरेंस है। मोस्टली अगर हम बात करेंगे इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट की, फॉर एग्जांपल ये कोई भी इनऑर्गेनिक एलिमेंट हो सकता है, कोई भी मेटल, मोस्टली आप मेटल्स लाइक दैट। फॉर एग्जांपल आपने नाम सुना होगा एक निकल एक एलिमेंट है। निकल को मोस्टली यूज़ निकल आप निकल में निकल बोलता हूँ, चलो ठीक है। ये निकल जो है ये एक इनऑर्गेनिक क्या है? मेटल है। इसको यूज़ करते हैं बहुत सारे रिएक्शंस के रेट को बढ़ाने में। तो यहाँ पे ये एक्ट हो गया एज कैटलिस्ट। लेकिन कौन सा कैटलिस्ट है ये? इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट। लेकिन अब हम देखेंगे जो इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट होते हैं, मोस्टली जब हम इनको ऐड करते हैं रेट ऑफ रिएक्शन में, तो बढ़ाते हैं रेट ऑफ रिएक्शन, लेकिन ये काम करते हैं इवन एट हाई टेम्परेचर, इवन एट डिफरेंट pHs, इवन एट डिफरेंट प्रेशर्स। ये याद रखना। यहाँ पे वो आपको डिफरेंस बतानी है एंजाइम और इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट में क्या क्या फ़र्क, क्या डिफरेंस है। मैं लिखूँगा यहाँ पे, जो इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट है ये वर्क करता है, वर्क्स एट हाई टेम्परेचर, डिफरेंट pHs एंड हाई प्रेशर। ये काम रहता है किसका? इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट का। काम करेगा रिएक्शन में, रिएक्शन रेट बढ़ाएगा, लेकिन ये काम करता है इवन हाई टेम्परेचर्स पे भी, इवन डिफरेंट pHs पे भी, एसिडिक, बेसिक वगैरह का pH होगा, या इवन हाई प्रेशर पे भी ये काम करता है अगर ये रिएक्शन का प्रेशर बढ़ाएंगे तो। लेकिन अगर आप बात करेंगे बायोकैटलिस्ट की, अगर आप बात करेंगे एंजाइम की, तो एंजाइम जो है, मोस्ट ऑफ द एंजाइम्स दे गॉट डिग्रेडेटेड आफ्टर 40 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। एट हाई टेम्परेचर्स जो ये एंजाइम्स होते हैं
जब इनको हम हाई टेम्परेचर पे लेके जाते हैं तो ये मोस्टली डिग्रेडेट हो जाते हैं। मोस्ट जो डिग्रेडेबल टेम्परेचर होता है दैट इज़ मोर देन 40 डिग्री सेल्सियस। फॉर एग्जाम्पल दिस इज़ द एंजाइम। अब ये मुझे बोलो एंजाइम की कौन सी स्ट्रक्चर है ये? दिस इज़ द टेरिशरी स्ट्रक्चर ऑफ एंजाइम। इसमें एक्टिव साइट्स भी होंगे, क्लियर? इसके साथ सबस्ट्रेट भी बाइंड हो जाएगा। लेकिन जब आपने इसका टेम्परेचर बढ़ाया, ओके, यदि आपने टेम्परेचर बढ़ाया, टेम्परेचर इंक्रीज़ किया आपने, तो इसकी जो कन्फर्मेशन है, ये जो एंजाइम है, इस एंजाइम की कन्फर्मेशन चेंज हो जाएगी। क्योंकि जो आपने टेम्परेचर बढ़ाया, इस टेम्परेचर से इसके जो इंटरनल बॉन्ड्स थे वो ब्रेक हो जाएंगे। जो दो स्टेट्स के बीच में बॉन्ड बना था वो ब्रेक हो जाएगा, तो ये सीधे स्टेट आ जाएंगे। तो दैट मीन्स तो ये जो आपका टेरिशरी स्ट्रक्चर है ये चेंज हो जाएगा सेकेंडरी स्ट्रक्चर में। ये चेंज हो जाएगा सेकेंडरी स्ट्रक्चर में। सेकेंडरी स्ट्रक्चर, फिर आप सेकेंडरी स्ट्रक्चर का टेम्परेचर और इंक्रीज़ करेंगे, आप टेम्परेचर और बढ़ाएंगे रिएक्शन का जिसमें ये एंजाइम होगा, तो ये जो तुम्हारी सेकेंडरी स्ट्रक्चर है एंजाइम्स की, द सेकेंडरी स्ट्रक्चर विल गेट्स चेंज इनटू लीनियर पॉलीपेप्टाइड चेन। लीनियर पेप्टाइड चेन है ना। तो दिस इज द प्राइमरी स्ट्रक्चर। दैट मीन्स जैसा जैसा आप रिएक्शन का टेम्परेचर बढ़ाते जा रहे हो, जो तुम्हारा ऑर्गेनिक कैटलिस्ट है, जो तुम्हारा एंजाइम है, वो भी टेम्परेचर बढ़ने के साथ साथ अपनी कन्फर्मेशन चेंज करता जा रहा है, अपनी शेप चेंज करता जा रहा है, अपना स्ट्रक्चर चेंज करते जा रहा है। फ्रॉम टेरिशरी स्ट्रक्चर टेम्परेचर बढ़ा दिया, सेकेंडरी पे आया, सेकेंडरी का टेम्परेचर बढ़ा दिया, प्राइमरी पे आया। लेकिन अगर आप प्राइमरी का टेम्परेचर फिर से बढ़ाएंगे तो प्राइमरी स्ट्रक्चर ऐसा स्ट्रक्चर है जो अपनी कन्फर्मेशन आगे जाके चेंज नहीं करता है। इट रिटेन्स इट्स लीनियर पोजीशन। द प्राइमरी स्ट्रक्चर जो है इट डज नॉट चेंज फर्दर, ये फर्दर चेंज नहीं हो जाता है। दैट मीन्स जो प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ एंजाइम्स होता है, इसके बाद अगर आप कोशिश करेंगे टेम्परेचर बढ़ाने की, इसके पास और कोई स्ट्रक्चर ही नहीं रहा। यानी कि अगर इसके पास और कोई मॉडिफाइड स्ट्रक्चर होता तो ये चेंज हो जाता, लेकिन ये इसका फाइनल स्ट्रक्चर है। प्राइमरी इज़ द बेसिक स्ट्रक्चर प्रोटीन्स का या एंजाइम्स का, तो इसीलिए ये प्राइमरी स्ट्रक्चर फर्दर चेंज नहीं हो जाएगी। दैट मीन इट डज नॉट चेंज फर्दर, दैट इज़ द प्राइमरी कन्फर्मेशन, फर्दर आगे जाके चेंज नहीं हो जाएगा। तो हम बोल सकते हैं इट रिटेन्स या इट रिगेन्स इट्स ओरिजिनल पोजीशन। इसने अपना ओरिजिनल पोजीशन यहाँ पे रिटेन किया। देखिए क्या है, तो दिस इज लीनियर चेन। अब लीनियर चेन फर्दर ये ब्रेक डाउन नहीं होगी। क्यों? क्योंकि इसमें मॉडिफाइड स्ट्रक्चर ही नहीं है। मॉडिफाइड स्ट्रक्चर जितने भी थे इस प्राइमरी स्ट्रक्चर के, वो सेकेंडरी और टेरिशरी था, दोनों ब्रेक हो गए, दोनों कन्फर्मेशन चेंज हो गई। सो इट इज़ द प्राइमरी स्ट्रक्चर, इट इज़ द प्राइमरी कन्फर्मेशन, प्राइमरी स्ट्रक्चर बोलो या प्राइमरी कन्फर्मेशन बोलो, जो आगे जाके टेम्परेचर बढ़ाने से फर्दर चेंज नहीं शो करेगा। ओके, तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द एंजाइम एंड द इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट। तुम्हारा इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट हाई टेम्परेचर पे भी करेगा काम, या हाई पीएच भी करेगा काम, लेकिन जो ये पीएच है, जो टेम्परेचर है, दे इफेक्ट्स द रेट ऑफ एंजाइमेटिक रिएक्शन। जो भी एंजाइमेटिक रिएक्शंस होती हैं उनका रेट तो इफेक्ट करेगा ही करेगा। ओके ओके, चले आगे, शाबाश। तो इसमें एक एक्सेप्शन का नाम आपने सुना होगा, इसमें एक एक्सेप्शन का नाम आपने सुना होगा। सर कुछ एंजाइम्स ऐसे हैं
जो इवन 80 एंड 90 डिग्री सेल्सियस पे भी काम करते हैं, जिनका स्ट्रक्चर हम 80 और 91 के 100 डिग्री सेल्सियस पे भी बिगाड़ नहीं सकते हैं। ऐसा एंजाइम है क्या आपके पास? कोई नाम सुना है कभी? टैग पॉलीमरेज। टैग पॉलीमरेज, जब आप मॉलिक्यूलर बायोलॉजी पढ़ोगे तो उसमें आपको पीसीआर पढ़ना है। पीसीआर में मैं आपको पढ़ाऊंगा टैग पॉलीमरेज। अभी के लिए याद रखो, एंजाइम का नाम है TAQ, टैग, और ये पीसीआर में यूज़ हो जाता है। टैग पॉलीमरेज, जिस तरह सेल में DNA पॉलीमरेज होता है न्यूक्लियोटाइड बेस पेयर ऐड करने के लिए, इसी तरह यहाँ पे टैग पॉलीमरेज रहता है एक एंजाइम। ये टैग पॉलीमरेज जो है इट इज़ स्टेबल, ये स्टेबल रहता है इवन एट 80 डिग्री टू 90 डिग्री सेल्सियस ऑफ टेम्परेचर। यानी कि इसको हम इसलिए यूज़ करते हैं, इन पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, पीसीआर में उसको हम यूज़ करते हैं। क्यों? क्योंकि जब हम पीसीआर मशीन घुमाते हैं, उस पीसीआर मशीन में घुमाने से टेम्परेचर बढ़ जाता है, इतना टेम्परेचर बढ़ जाता है वो अंदर से गर्म हो जाता है। यानी कि जब जब यहाँ पे टेम्परेचर बढ़ गया तो उसमें जो एंजाइम्स होंगे तो वो डिग्रेडेड हो जाएंगे, काम नहीं करेंगे। इसीलिए वहाँ पे यूज़ किया जाता है टैग पॉलीमरेज, बिकॉज दिस इज़ द थर्मोस्टेबल एंजाइम। ये हाईली टेम्परेचर पे जो है वहाँ पे भी स्टेबल रखता है, वहाँ पे भी ये अपनी कन्फर्मेशन चेंज नहीं कर सकता है। नाम है इसका टैग पॉलीमरेज। क्यों ऐसा? इस एंजाइम में ऐसी क्या चीज़ है? बिकॉज दिस इज़ द मॉडिफाइड एंजाइम। ये एंजाइम एक बैक्टीरिया से निकाला गया है। उस बैक्टीरिया का नाम है थर्मस एक्वाटिकस। नाम से ही इसका निकाला गया है, जो इसकी स्पीशी है उस स्पीशी के नाम से ही इस एंजाइम का नाम रखा गया है। बैक्टीरिया का नाम है, एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म से निकाला गया है बैक्टीरिया से, उस बैक्टीरिया का नाम है थर्मस एक्वाटिकस। थर्मस का टी लिया गया है इसके नॉमेनक्लेचर से, और इसका AQ लिया गया है, थर्मस एक्वाटिकस। इसीलिए इस एंजाइम का नाम है TAQ। टी बोले तो थर्मस, AQ बोले तो एक्वाटिकस। थर्मस एक्वाटिकस के बैक्टीरिया से ले जाने वाला एंजाइम जो है दैट इज़ द टैग पॉलीमरेज, विच इज़ यूज्ड इन द पीसीआर, विच इज़ द एक्सेप्शन ऑफ दिस, जो डिग्रेडेट नहीं हो जाता है। क्यों? ये थर्मस एक्वाटिकस जो है, अगर आप इसका हैबिटेट देखेंगे, ये रहता है हॉट स्पॉट्स पे, ये रहता है थर्मल इवेंट्स पे, जहाँ पे हाइड्रोथर्मल वेंट्स होते हैं। इसका हैबिटेट जो है वो हाइड्रोथर्मल वेंट्स हैं, हाइड्रोथर्मल वेंट्स, जहाँ पे हॉट टेम्परेचर्स होते हैं, हॉट क्लाइमेट्स में रहते हैं ये टेम्परेचर, और उन्होंने उस टेम्परेचर पे रह के अपने बॉडी में जो एंजाइम्स होते हैं वो मॉडिफाई किए हैं। ओके, क्लियर? दैट इज़ द रीज़न। तो इसकी एक्सेप्शन है, कुछ एंजाइम्स जो हैं जो डिग्रेडेट नहीं हो जाते हैं। ऑलमोस्ट बाकी एंजाइम्स जो है वो अपनी कन्फर्मेशन चेंज कर सकते हैं फ्रॉम टर्शियरी टू सेकेंडरी टू प्राइमरी। चले आगे। ओके, शाबाश। नोट किया इसको? शाबाश। तो बहुत हाई क्वालिटी का बनेगा। चलो, रिजल्ट क्लियर बेटा? ये सर नो? चलो मैं रब करूँ? चल रब इट। ओ हेलो मिस्टर मिसिस करो। मिस मिसिस नहीं, सॉरी मिस। अरे आंटी किसने बोला? चलो चलो चलो। देखो बेटा, हेडिंग डालो केमिकल रिएक्शन, हेडिंग डालो बेटा केमिकल रिएक्शन। Write down the heading.
केमिकल रिएक्शन, ठीक है। आपको मालूम है केमिकल रिएक्शन में ये चेंजेस होती हैं, चेंज इन द कंपाउंड्स, सब्सटेंस में चेंज आना, ठीक है, उसको हम बोलते हैं केमिकल रिएक्शन, चेंज इन सब्सटेंसेस, सब्सटेंस में चेंज आना, सब्सटेंस में चेंज आना, उसको हम क्या बोलते हैं, सिंपल रिएक्शन या केमिकल रिएक्शन। लेकिन आप देखते हो एक केमिकल रिएक्शन में मोस्टली देयर आर टू टाइप्स ऑफ चेंजेस, मोस्टली देयर आर टू टाइप्स ऑफ चेंजेस, दो टाइप्स के चेंजेस होते हैं। किसमें बेटा, एक केमिकल रिएक्शन में। सिंपली एक को हम बोलते हैं फिजिकल चेंज और एक को हम बोलते हैं केमिकल चेंज। वन इज द फिजिकल चेंज, सेकेंड इज द केमिकल चेंज। तो अगर हम बात करेंगे फिजिकल चेंज की, फिजिकल चेंज में क्या होता है, फिजिकल चेंज में मोस्टली जो दो सब्सटेंस होते हैं, ओल्ड सब्सटेंसेस, इनमें बॉन्ड्स जो है वो रिटेन ही रह जाते हैं, यानी कि फिजिकल चेंज, इसमें बॉन्ड ब्रेकेज एंड बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं होता है। नो ओल्ड बॉन्ड्स ब्रेक, नो न्यू बॉन्ड्स फॉर्म, कोई ओल्ड बॉन्ड ब्रेक नहीं होता है, कोई न्यू बॉन्ड्स नहीं बनते हैं, ठीक है। बाद में बेटा एनसीईआरटी पढ़ेंगे, ठीक है, बाद में पढ़ेंगे लेक्चर के बाद, ओके। कोई दो ओल्ड बॉन्ड नहीं बनता है और कोई ओल्ड बॉन्ड ब्रेक नहीं होता है, कोई न्यू बॉन्ड ब्रेक नहीं होता है। ये एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है किसका फिजिकल चेंज का। यानी कि हम बोल सकते हैं इसमें नो न्यू कंपाउंड्स तो नहीं बनते हैं, नो न्यू कंपाउंड्स आर फॉर्मड, कोई न्यू कंपाउंड नहीं बनता है, लेकिन द मैटर, द सब्सटेंस चेंज इन स्टेट, अपनी शेप चेंज कर सकता है वो, जो इसमें सब्सटेंस होता है, बट द सब्सटेंस वो चेंज करता है इट स्टेट, वो चेंज करता है इट स्टेट, क्लियर। यानी कि हम बोल सकते हैं जब वो चेंज स्टेट करेगा उसको हम वापस ला सकते हैं इसके ओरिजिनल स्टेट में, तो दैट मीन्स हम बोल सकते हैं द फिजिकल चेंज आर द रिवर्सिबल चेंजेस, यस और नो। तो हम बोल सकते हैं दीज आर मोस्टली द रिवर्सिबल चेंज, दीज आर द रिवर्सिबल चेंजेस, जो वापस भी हम ला सकते हैं अपनी ओरिजिनल पोजीशन में। सर हमें एग्जांपल चाहिए, हाँ एग्जांपल भी दूंगा मैं। एग्जांपल, फॉर एग्जांपल आपके पास अभी आइस है, बोलो मुझे बेटा आइस किस फॉर्म में है आपके पास, सॉलिड की फॉर्म में है। चलो आइस को आपने टेम्परेचर बढ़ा दिया, आइस को आपने टेम्परेचर बढ़ा दिया, यू हैव इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ आइस, तो ये आइस ही रहेगा या ये अपनी फॉर्म चेंज करेगा? ऑब्वियसली इट गॉट चेंज इनटू, बेटा किस में चेंज हो जाएगा ये, इनटू वाटर, द वाटर इज लिक्विड। फिर वाटर को आपने चाहा तो फिर से इसको आप टेम्परेचर बढ़ा सकते हैं, इट गेट्स चेंज इनटू वेपर्स, वेपर इज द गैसेस फॉर्म, क्लियर। लेकिन दीज आर रिवर्सिबल चेंजेस, देखो बेटा ये रिवर्सिबल चेंजेस है, यानी कि अगर आप वेपर का टेम्परेचर कम करेंगे तो ये वापस आएगा वाटर में, अगर आप वाटर का टेम्परेचर फिर से कम करेंगे तो ये वापस आएगा किस में, आइस में। दैट इज आपने चेंज किया स्टेट, सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस, गैस से लिक्विड, लिक्विड से वापस सॉलिड, दिस इज द फिजिकल चेंज। मोल्डिंग ऑफ पेपर, मेरे पास पेपर है, मैंने इसको अभी ये मेरे पास रेक्टेंगल शेप में है या स्क्वायर की शेप में है, मैंने इसको ऐसे मोड़ा तो ये शेप क्या है इसकी, गोलू मोलू शेप आ गई इसकी, ठीक है। मैं इसको वापस से ला सकता हूँ इसकी शेप में, ठीक है। तो इसलिए दिस इज द फिजिकल चेंज, मोल्डिंग। दूसरी एग्जांपल, मोल्डिंग ऑफ पेपर, यदि मैंने यही पेपर को जलाया
तो वो चेंज होगा ऐश में, राख में चेंज होगा, तो वो केमिकल चेंज है जिसको मैं वापस नहीं ला सकता हूँ। क्लियर? नाउ केमिकल चेंज। अब केमिकल चेंज में क्या क्या दिखेगा आपको? नंबर 1, केमिकल चेंज में ओल्ड बॉन्ड्स ब्रेक हो जाते हैं। अगर दो सबस्टेंस के बीच में केमिकल रिएक्शन होता है, इनके बीच में जो बॉन्ड्स होते हैं वो ब्रेक हो जाएंगे और न्यू सबस्टेंस बनेंगे। पॉइंट लिखो यहाँ पे, ओल्ड बॉन्ड्स ब्रेक, पुराने बॉन्ड ब्रेक हो जाते हैं मॉलिक्यूल्स के बीच में, कंपाउंड्स के बीच में, एंड न्यू बॉन्ड्स फॉर्म्ड, नए केमिकल बॉन्ड्स बनते हैं। जब न्यू बॉन्ड बनेंगे तो न्यू कंपाउंड्स आएंगे आपके पास, जब न्यू कंपाउंड्स आएंगे आपके पास तो उनमें न्यू प्रॉपर्टीज़ होंगे, न्यू कंपाउंड्स विथ न्यू प्रॉपर्टीज़। भले ही वो प्रॉपर्टी ओल्ड कंपाउंड से कम होंगे या ज़्यादा होंगे, लेकिन चेंज तो होंगे यहाँ पे, न्यू प्रॉपर्टीज़। तो मुझे बोलो, जो ये मेरे पास केमिकल चेंज है, क्या मैं इसको वापस ला सकता हूँ? इज़ इट रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल? इट्स इरिवर्सिबल चेंज, इट इज़ इरिवर्सिबल, इट इज़ इरिवर्सिबल चेंज। ये इरिवर्सिबल चेंज है ना? ये इरिवर्सिबल चेंज है। फॉर एग्जाम्पल सर, जैसे आपने हमें एग्जाम्पल बताई फिजिकल चेंज में, कोई केमिकल चेंज ऐसी, फॉर एग्जाम्पल तुम्हारे पास एक कंपाउंड है दैट इज BaOH2, दिस इज नोन एज बेरियम हाइड्रोक्साइड। बेरियम हाइड्रोक्साइड को जब आप रिएक्शन करते हो सल्फ्यूरिक एसिड के साथ H2SO4, तो यहाँ पे एक टाइप ऑफ रिएक्शन होती है, केमिकल रिएक्शन, उसको हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। कैसे? ये Ba जो है ये इस H2O को रिप्लेस करेगा और खुद बॉन्ड बनाएगा SO4 के साथ। क्लियर? बेटा मैं तुमसे ज़्यादा रिएक्टिव हूँ तो दफ़ा जाओ, मुझे रिएक्शन करनी है इसके साथ। पुराने कंपाउंड्स को ब्रेक करेगा, न्यू कंपाउंड्स बनाएगा विथ न्यू बॉन्ड्स। जो न्यू कंपाउंड्स बनाएगा विथ न्यू बॉन्ड वो क्या होगा? दैट इज़ आपका होगा Ba, दैट इज़ बेरियम SO4, बेरियम सल्फेट, विच इज़ एन इनऑर्गेनिक साल्ट, बेरियम सल्फेट। तो यहाँ पे क्या बचा? यहाँ पे बचा OH2 टाइम्स प्लस ये H2, दैट मीन्स प्लस यहाँ पे बचा 2 टाइम्स H2O। पहले कंपाउंड क्या था? बेरियम हाइड्रोक्साइड। बना क्या आपके पास? बेरियम सल्फेट। पहले क्या था आपके पास? बेरियम हाइड्रोक्साइड। बना क्या आपके पास? बेरियम सल्फेट। पहले आपके पास हाइड्रोक्साइड बेस थी, चेंज हो गया, कंपाउंड से साल्ट बनाया। जब आपने रिएक्शन किया किसके साथ? एसिड के साथ। यस और नो? एसिड प्लस बेस गिव्स अ साल्ट। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, मुझे नहीं केमिस्ट्री पढ़ानी है, लेकिन मुझे बार बार केमिस्ट्री की याद आती है। चलो ठीक है बेटा, तो ये क्या है? ये केमिकल चेंज। आपके पास बेरियम हाइड्रोक्साइड था, अपनी अलग प्रॉपर्टीज़ थी। आपके पास अभी क्या आया? बेरियम सल्फेट, इसकी दूसरी प्रॉपर्टी होगी, इट इज़ न्यू कंपाउंड। इसमें एक तरह के इसमें बॉन्ड था बिटवीन बेरियम एंड ओ, यहाँ पे बॉन्ड है बिटवीन बेरियम एंड सल्फर। न्यू बॉन्ड्स आर फॉर्म विथ न्यू प्रॉपर्टीज एंड न्यू कंपाउंड्स। तुम्हारी बायोलॉजी में रिएक्शन, तुम्हारी बॉडी में रिएक्शन हो रही है कंटिन्यूसली, दैट इज तुम्हारा ग्लूकोज, सॉरी तुम्हारी बॉडी का स्टार्च कंटिन्यूसली चेंज होता जा रहा है। किसमें? ग्लूकोज में। जो स्टार्च खाते हो, स्टार्च रिच फूड, उसकी होती है बॉडी में डाइजेशन। तो हमारी बॉडी में क्या निकलता है, क्या बनता है उसका? ग्लूकोज बनता है, विच इज़ यूज्ड इन द मेटाबॉलिज्म ऑफ द बॉडी। तो दिस इज ऑल्सो द केमिकल रिएक्शन। अब हमें देखना है यहाँ पे इससे हमें क्या चीज़ मिलता है। हमें यहाँ पे रेट बतानी है, रेट ऑफ रिएक्शन किसके बराबर होता है। मैं सिंपली बताऊंगा, चाहे वो फिजिकल चेंज हो, चाहे वो केमिकल चेंज हो, चाहे वो फिजिकल रिएक्शन हो, चाहे वो केमिकल रिएक्शन हो। तो अगर हमें रेट बतानी होगी, कौन सी रिएक्शन किस रेट से हो रही है,
रेट मीन स्पीड, रेट मीन स्पीड। अगर इसकी डायरेक्शन आपको दी गई है कि ये रिएक्शन इस डायरेक्शन में हो रही है, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, या ये रिएक्शन वापस आ रही है फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, है ना, तो तब जाके तुम्हारा रेट जो है वो ऑलरेडी वेलोसिटी भी कह सकता है, बिकॉज वेलोसिटी इज द वेक्टर क्वांटिटी। फिजिक्स बीच में लगा दिया सर ने, फिजिक्स बीच में लगा दिया बायोलॉजी सर ने, लेकिन बायोलॉजी फिजिक्स सर ने कभी बायोलॉजी को बीच में नहीं लाया होगा। याद है ना, रेट को आप स्पीड भी बोल सकते हो और इसको आप वेलोसिटी भी बोल सकते हो, यदि इसकी कोई डायरेक्शन होगी तो, बिकॉज वेलोसिटी इज द वेक्टर क्वांटिटी, इट शोज यू द डायरेक्शन। अगर आपके पास केमिकल रिएक्शन में डायरेक्शन दी हुई है, देन दैट केमिकल रिएक्शन इज, उस टाइम आपको कहा जाएगा वेलोसिटी निकालो उस रिएक्शन की। हाँ, निकाल सकते हैं, द रेट इज द वेलोसिटी, द रेट इज द स्पीड, उसी को हम बोलते हैं। नाउ व्हाट इज द रेट ऑफ रिएक्शन? रेट ऑफ, चाहे केमिकल रिएक्शन हो गया, क्या होगी? सिंपली द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट फॉर्मड पर यूनिट टाइम। कितने टाइम में कितना प्रोडक्ट बना, कितने टाइम में कितना प्रोडक्ट बना, दैट इज द रेट ऑफ रिएक्शन। लिखो, रेट ऑफ रिएक्शन the rate of chemical or physical reaction is the amount of product formed per unit time। पर यूनिट टाइम में कितने प्रोडक्ट्स बनते हैं, सिंपल है ना, उसको हम बोलते हैं रेट ऑफ रिएक्शन। रेट अगर आपको बोलना होगा, सिंपली बेटा, रेट अगर आपको बोलना होगा तो आप बोल सकते हो इज इक्वल टू प्रोडक्ट फॉर्मेशन। इसको हम लिखते हैं कैपिटल पी से, मीन्स प्रोडक्ट कितना बना रिएक्शन में, डिवाइडेड बाय कितने टाइम में बना, है ना। ये प्रोडक्ट रेट चेंज भी हो सकती है, इट इज़ डिफरेंट इन डिफरेंट रिएक्शंस, इसलिए हम इसको लगाते हैं डेल पी डिवाइडेड बाय डेल टी। सो द रेट इज इक्वल टू डेल पी अपॉन डेल टी। डेल पी मीन्स चेंज इन द प्रोडक्शन रेट पर यूनिट टाइम। फॉर एग्जाम्पल, कुछ केमिकल रिएक्शन ऐसे हैं जो 1 सेकंड में 10 मॉलिक्यूल बनाती हैं, और दूसरी केमिकल रिएक्शन ऐसी है जो 1 सेकंड में 1000 मॉलिक्यूल बनाती हैं, 1000 प्रोडक्ट्स बनाते हैं। क्या दोनों की रेट सेम है? क्या दोनों की रेट ऑफ रिएक्शन सेम है? नहीं, सेकंड वाली रिएक्शन की रिएक्शन रेट जो है वो ज़्यादा है। तो इसीलिए हम बोलते हैं जो प्रोडक्ट फॉर्मेशन होता है ये किसी पर्टिकुलर रिएक्शन में सेम नहीं रहता है, ये ऑल टाइप्स रिएक्शन में सेम नहीं रहता है, ये डिफरेंट रिएक्शन में डिफरेंट रहेगा और टाइम भी डिफरेंट रहेगा। कोई 1 सेकंड में आपको 10 प्रोडक्ट देता है, कोई 1 सेकंड में आपको 1000 प्रोडक्ट देता है, कोई आपको 10 सेकंड में 10 प्रोडक्ट देता है। तो ये प्रोडक्ट जो है, प्रोडक्ट फॉर्मेशन, इट इज़ वेरिंग, ये चेंज होता जाएगा विद द चेंज इन टाइम। तो रेट आप ऐसे एक्सप्रेस कर सकते हो, रेट आप ऐसे एक्सप्रेस कर सकते हो। यही मैंने यहाँ पे लिखा, चाहे वो फिजिकल रिएक्शन हो या केमिकल रिएक्शन हो, द रेट ऑफ ए फिजिकल और केमिकल रिएक्शन इज इक्वल द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट फॉर्मड पर यूनिट टाइम। पर यूनिट टाइम में कितने प्रोडक्ट्स बनते हैं आपके पास, दैट इज द रेट, सिंपली, बाकी कुछ भी नहीं है। समझाया बेटा आपको? चाहे वो केमिकल रिएक्शन हो, चाहे वो कोई भी बायोलॉजिकल रिएक्शन हो। ओके, चलिए जी, नोट कीजिए इसका, मूव फास्ट। हाँ बेटा, टेल मी। ये वाला इरिवर्सिबल, ये मैंने एज ए केमिकल रिएक्शन की एग्जांपल बताई आपको, जहाँ पे न्यू सब्सटेंसेस बनते हैं। मोस्ट ऑफ द केमिकल चेंजेस, यानी कि मैंने यहाँ पे केमिकल चेंज बतानी है, फिजिकल चेंज, केमिकल चेंज। केमिकल चेंज जब बॉडी, यानी कि जब बॉन्ड्स में चेंज आती है, न्यू कंपाउंड्स में चेंज आ जाती है। यहाँ पे आप और कोई भी एग्जांपल लिख सकते हो, कोई इशू नहीं है, ठीक है। बर्निंग ऑफ पेपर, बर्निंग ऑफ पेपर, पेपर बर्न करो, ऐश बनेगा, तो उस ऐश को आप वापस ला सकते हो क्या फिर से पेपर में, दैट इज़ अ केमिकल चेंज। हाँ,
मैग्नीशियम रिमूवल्स O2 इन प्रेजेंस ऑफ इग्निशन टेम्परेचर. चलो तुमचं झालं का? झाला. जल्दी झालं, जल्दी झालं. शाबाश बेटा. आप नए आए क्या बेटा आज फर्स्ट टाइम? अब बेटा ये क्लियर हुआ, ऑनेस्टली बोलना. कभी इससे पहले बायोमॉलिक्यूल्स पढ़ा है क्या तुमने? नहीं पढ़ा है ना? शाबाश, वेरी गुड, गुड. चलो रब करो. चलो रब इट. चलो 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 करो, जल्दी करो, जल्दी करो, जल्दी. मूव फास्ट. Write down the heading. Write down the heading. Effect of temperature on the rate of reaction. टेम्परेचर का क्या इफेक्ट पड़ता है रेट ऑफ रिएक्शन पे? इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन द रेट ऑफ रिएक्शन. मूव फास्ट. बेटा हो गया? सबका हो गया? चलो. इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन द रेट ऑफ रिएक्शन. इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन द रेट ऑफ रिएक्शन. रेट ऑफ रिएक्शन में टेम्परेचर का क्या रोल है? कहा जाता है कि जो टेम्परेचर है बेटा, जो टेम्परेचर है, इट हैज़ अ वाइटल रोल. इसका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है एक रिएक्शन की रेट को बढ़ाने में या कम करने में. पॉइंट लिखो मैं पहले. हैज़ अ वाइटल रोल, एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ये इन द रेट ऑफ ए केमिकल रिएक्शन. ओके. तो कहा जाता है कि जो टेम्परेचर है, टेम्परेचर का कैसे ये रोल रहता है. एवरी 10 डिग्री सेल्सियस अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे, कहा जाता है जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो डबल हो जाता है. फॉर एवरी 10 डिग्री इंक्रीज इन टेम्परेचर द रेट ऑफ रिएक्शन गेट्स डबल्ड. रेट ऑफ ए केमिकल रिएक्शन वो डबल हो जाती है. दैट गेट्स डबल्ड. क्लियर? इसी तरह एक और स्टेटमेंट यहां पे है. अगर आप एवरी 10 डिग्री डिक्रीज इन द टेम्परेचर, यदि आप 10 डिग्री टेम्परेचर कम करेंगे, जिस तरह एवरी 10 डिग्री बढ़ाने के बाद रेट ऑफ रिएक्शन डबल हो रहा था, इसी तरह सेम इन द केस एवरी 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कम करने के बाद तुम्हारा रेट ऑफ रिएक्शन हाफ हो जाता है. जैसे यहाँ पे डबल हो गया था तो यहाँ पे हाफ हो जाएगा. ओके. मैं लिखूंगा रेट ऑफ रिएक्शन गेट्स हाफ. फॉर एग्जाम्पल अभी कोई रिएक्शन है, फॉर एग्जाम्पल ये 20 डिग्री सेल्सियस पे हो रहा है ये रिएक्शन. आपने टेम्परेचर किया 20 पे बन रहे हैं कितने प्रोडक्ट्स? फॉर एग्जांपल 5 प्रोडक्ट्स. तो रेट क्या है? 5. रेट क्या है? रेट क्या है इसका? 5 प्रोडक्ट्स पर सेकेंड. लेकिन जब आपने टेम्परेचर बढ़ा दिया, फॉर एग्जांपल आपने टेम्परेचर 20 से यानी कि आपने 10 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज़ किया, तो ये बन गया 30 डिग्री सेल्सियस. तो 30 डिग्री सेल्सियस पे रेट होगी द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन, दैट इज द 5. यहाँ पे था, डबल हो जाएगी 10 प्रोडक्ट्स पर सेकेंड. तो रेट जो होगी तो हम बोल सकते हैं रेट इज 10.
लेकिन केस नंबर सेकंड, अगर तुम्हारे पास अभी 20 डिग्री सेल्सियस है टेम्परेचर, इस पे यहाँ पे 5 प्रोडक्ट्स बनते थे, इसी का टेम्परेचर आपने डिक्रीज़ किया, डिक्रीज ऑफ टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस, तो ये बनेगा 10 डिग्री सेल्सियस 20 का हाफ। तो जो यहाँ पे रेट होगी वो होगी 2.5 प्रोडक्ट्स। यहाँ पे रेट था 5, यहाँ पे रेट है 2.5। दैट इज़ केमिकल रिएक्शन की रेट हाफ हो जाती है यदि आप टेम्परेचर 10 डिग्री कम करेंगे, तो केमिकल रिएक्शन डबल हो जाती है आफ्टर एवरी राइज इन एवरी 10 डिग्री सेल्सियस। क्लियर? क्लियर? यस और नो? सिंपल है ना? ओके, चलो दूसरे एग्जाम्पल। फॉर एग्जाम्पल, आपने टेम्परेचर किया है 50 to 60 डिग्री सेल्सियस, तो 50 पे रेट थी फॉर एग्जाम्पल 1, 50 पे रेट 1 थी। मुझे बोलो जब आपने 60 कर दिया तो रेट कितना हो जाएगा? 2। वेरी गुड। यदि आपने 60 से 50 कर दिया टेम्परेचर, तो रेट क्या से क्या जाएगी? रेट क्या से क्या जाएगी? 1 to 1.5, 2 to 1, 1 to 2, क्या जाएगा रेट? 60 पे 2 था, 50 पे 1 आएगा, रिवर्स हो जाएगा वापस यदि आपने टेम्परेचर चेंज किया। ऐसे भी आ सकता है क्वेश्चन। सिंपल है ना? ओके, चलो राइट डाउन द हेडिंग। Catalyzed reaction versus uncatalyzed reaction. The rate of catalyzed reaction versus the rate of uncatalyzed reaction. जल्दी फास्ट मूव फास्ट। लास्ट पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। शाबाश शाबाश शाबाश। कैटलाइज्ड रिएक्शन वर्सेस अनकैटलाइज्ड रिएक्शन वर्सेस, हाँ, यानी कि हम इनमें कंपेयर करेंगे ना बाद में। हो जाएगा इतना तो मैनेज होता है। चलो बेटा, हो गया? हाँ, नहीं हुआ अभी? क्यों नहीं हुआ अभी? लिखो जल्दी लिखा करो, साथ लिखा करो, फास्ट। और राज मारने वाला था मैं, लेकिन मैं अगर पीछे से आता तो मारता, अभी सामने हो तो नहीं मार पाया ना। आपकी नज़र पड़ी डायरेक्ट मेरे हाथ पे। चलो ठीक है, हेडिंग डालो बेटा। अच्छा, मज़ा आता है मेरे पास पढ़ने में या नहीं? सच बोलना। नहीं ना? बोर हो जाते हो ना? आता है। चलो, क्या बोला था मैंने? हेडिंग बोलो। रेट ऑफ कैटलाइज्ड रिएक्शन वर्सेस रेट ऑफ अनकैटलाइज्ड रिएक्शन। कैटलाइज्ड रिएक्शन मीन जिसमें हमने कैटलिस्ट यूज़ किया। तुमने चाहे ऑर्गेनिक कैटलिस्ट यूज़ किया, एंजाइम यूज़ किया, या तुमने चाहे कोई एलिमेंट यूज़ किया, यानी कि इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट यूज़ किया, इफेक्ट होगा दोनों पे। एक रिएक्शन में आप कैटलिस्ट यूज़ करते हो, दूसरे रिएक्शन में आप कैटलिस्ट यूज़ नहीं करते हो। क्या डिफरेंस होगा कुछ? मुझे बता, रेट किसका ज़्यादा होगा, कैटलिस्ट का या अनकैटलाइज्ड का? वेरी गुड। तो लिखो पॉइंट। द रेट ऑफ अनकैटलाइज्ड रिएक्शन इज वेरी लेस देन दैट ऑफ द रेट ऑफ कैटलाइज्ड रिएक्शन। मैं लिखूंगा यहाँ पे, अगर हम रेट की बात करेंगे दोनों के बीच में, अगर हम रेट की बात करेंगे, रेट ऑफ कैटलाइज्ड केमिकल रिएक्शन इज वेरी लार्जर, इज वेरी मोर, ये बहुत ही ज़्यादा होगा देन दैट ऑफ द रेट ऑफ अनकैटलाइज्ड केमिकल रिएक्शन। फिर यहाँ पे मैंने एक टर्म यूज़ किया था कैटलिस्ट। कैटलिस्ट। अभी मैंने आपको बोला कैटलिस्ट जो है
ये ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल भी हो सकता है, ये इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल भी हो सकता है, जो जब हम रिएक्शन में ऐड करेंगे इट एनहांसेस द रेट ऑफ रिएक्शन। जो जब हम रिएक्शन में ऐड करेंगे इट एनहांसेस बोले तो चेंज करता है, ये इट चेंज द रेट ऑफ ए केमिकल रिएक्शन। ये हमेशा एक केमिकल रिएक्शन की रेट चेंज करेगा ही करेगा, क्योंकि कैटलिस्ट है, प्रॉपर्टी है इसके पास। लेकिन ये कैटलिस्ट आपके पास हो सकता है दो प्रकार का, टू टाइप्स का। वन इज नोन एज द पॉजिटिव कैटलिस्ट, सेकेंड इज नोन एज द नेगेटिव कैटलिस्ट। वन इज नोन एज द पॉजिटिव कैटलिस्ट, ये हो सकता है पॉजिटिव कैटलिस्ट भी, ये हो सकता है नेगेटिव कैटलिस्ट। इट डिपेंड्स ऑन द चेंज, कौन सी चेंज लाएगा ये रिएक्शन में ऐड करने के बाद। यदि इसने रिएक्शन रेट बढ़ाई तो ये पॉजिटिव है, अगर इसने रिएक्शन रेट घटाई तो ये नेगेटिव है। जैसे मेरे आने के बाद यहाँ पे तुम्हारी स्टडी, तुम्हारा स्कोर एग्जाम में लाना वो घट गया, आई एम नेगेटिव टीचर। यस सर नो, यस सर नो। ये मैं कैमरा के सामने बोलता हूँ, लेकिन जो भी लोग कैमरा पे देखेंगे ना बाद में या देखेंगे, उनको मालूम है मैं पॉजिटिव हूँ, मैं नेगेटिव कैटलिस्ट नहीं हूँ। ठीक है, चलो पॉजिटिव कैटलिस्ट मीन्स जो रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो इंक्रीज कर रहे होंगे। क्लियर? चलो, लेकिन आपके सामने मैं हूँ नेगेटिव कैटलिस्ट। ठीक है, विच इंक्रीजेज आफ्टर एडिंग रिएक्शन में ऐड करने के बाद इंक्रीजेज द रेट ऑफ ए केमिकल रिएक्शन। एक केमिकल रिएक्शन की रेट बढ़ाएगा ये, दैट कैटलिस्ट इज नोन एज बेटा पॉजिटिव कैटलिस्ट। अगर हम बात करेंगे नेगेटिव कैटलिस्ट की तो क्या करेगा, इट डिक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन आफ्टर एडिंग इन द रिएक्शन। इसको रिएक्शन में ऐड करने के बाद ये डिक्रीज करेगा रेट ऑफ रिएक्शन। इसका मतलब कैटलिस्ट कुछ भी हो सकता है, बढ़ाने वाला भी और घटाने वाला भी। यदि आपको कोई केमिकल रिएक्शन बहुत फास्ट हो रही है, आप उसमें क्या ऐड करोगे, नेगेटिव कैटलिस्ट। यदि आपके यहाँ पे कोई रिएक्शन बहुत वीक हो रही है, बहुत कम स्पीड से हो रही है, आप उसमें ऐड कर सकते हो पॉजिटिव कैटलिस्ट, उसका रेट बढ़ाने के लिए। तो हमारे पास दोनों कैटलिस्ट हैं। इट डिक्रीजेज द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन का रेट ये कम करते हैं, नेगेटिव कैटलिस्ट बोलते हैं उनको। ठीक है, अब ये ऑर्गेनिक भी हो सकते हैं, इनऑर्गेनिक भी हो सकते हैं, वो उस पर हमें नहीं जाना है। ठीक है, वो जब हम कल एंजाइम्स की क्लासिफिकेशन में जाएंगे आपको उसमें मालूम पड़ेगा वो। तो यहाँ पे सर हम कैसे बता सकते हैं, हम कैसे बता सकते हैं कि जो रेट ऑफ कैटलाइज्ड रिएक्शन, रेट ऑफ कैटलाइज्ड रिएक्शन वो बहुत ही ज़्यादा होती है देन दैट ऑफ द रेट ऑफ अनकैटलाइज्ड रिएक्शन। तुम्हारे पास बेटा एक बेहतरीन एग्जाम्पल है, मैंने शायद आपको पढ़ाया है। मैं एक रिएक्शन लिखूंगा, आप मुझे उसका आंसर कीजिएगा। रिएक्शन है कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, और ये रिएक्शन होती है इन प्रेजेंस ऑफ एंजाइम नोन एज, यहाँ पे कोई एंजाइम नहीं लगाएंगे पहले हम, ये दोनों मिलके बनाते हैं एक कंपाउंड H2CO3। ये कार्बन डाइऑक्साइड है, ये वाटर है, और यहाँ पे हो रही है पार्टी, मीन्स यहाँ पे क्या बन रहा है, H2CO3, दैट मीन्स कार्बोनिक एसिड। नहीं पढ़ते आप घर, मुझे मालूम है ना। कार्बोनिक एसिड एक्सचेंज ऑफ गैसेस में जब हम ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड पढ़ते हैं, जब हम ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन पढ़ते हैं, वहाँ पे टिश्यूज़ की जगह में ये रिएक्शन बताता हूँ। वहाँ पे सेल के अंदर ये रिएक्शन होती है आरबीसी के अंदर। फॉर योर पॉइंट ऑफ व्यू, ये रिएक्शन होती है आरबीसी के साइटोप्लाज्म के अंदर। जब टिश्यू से आता है कार्बन डाइऑक्साइड और आरबीसी के अंदर चला जाता है, आरबीसी के साइटोप्लाज्म के वाटर के साथ मिलके बनाता है आरबीसी के अंदर ही H2CO3 कार्बोनिक एसिड। फिर आगे जाके यही कार्बोनिक एसिड फिर से चेंज हो जाता है इनटू, शाबाश, किसमें याद है किसी को, बाई कार्बोनेट आयन। H2CO3 किसमें ब्रेक हो जाएगा, HCO3 माइनस प्लस H प्लस। ये भी रिएक्शन है,
यहाँ पे हमने अभी फॉर एग्जांपल कोई एंजाइम यूज़ नहीं किया, इस रेश में हम कोई एंजाइम यूज़ नहीं करेंगे, लेकिन कहा जाता है कि इसको हम बोलते हैं अनकैटलाइज्ड रिएक्शन। रिएक्शन हो रही है लेकिन विदाउट द कैटलिस्ट हो रही है, ये विदाउट द कैटलिस्ट हो रही है। कहा जाता है कि इसकी रेट अगर हम देखेंगे, वो रेट जो इसकी होगी दैट विल बी 200 HCO3 मॉलिक्यूल्स बनेंगे, HCO3 मॉलिक्यूल्स बनेंगे पर आवर। 1 घंटे में 200 HCO3 मॉलिक्यूल बनेंगे इफ़ दिस रिएक्शन इज विदाउट एनी एंजाइम। यहाँ पे कोई कैटलिस्ट नहीं होगा, लेकिन अगर हम सेम रिएक्शन में ऐड करेंगे कैटलिस्ट, अगर हम यहाँ पे सेम रिएक्शन है CO2 प्लस H2O, लेकिन अभी हम यहाँ पे ऐड करते हैं एक कैटलिस्ट, उसका नाम है कार्बोनिक एनहाइड्रेस। इट्स एन एंजाइम। कार्बोनिक एनहाइड्रेस इज एंजाइम जो प्रेजेंट होता है RBC के साइटोप्लाज्म में। जब वहाँ पे ये रिएक्शन एनहांस करनी होती है, कार्बोनिक एनहाइड्रेस आता है ऐसे हंसते हंसते, हाँ मैं आ गया, लो क्या करना है, मुझे क्या करना है, CO2 और वाटर को मिलाना है। तो ये जब मिलाएगा ये बनाएगा इनको H2CO3, ये बनाएगा कार्बोनिक एसिड। तो फिर यही सेम एंजाइम कार्बोनिक एनहाइड्रेस, सेम एंजाइम आगे फॉरवर्ड रिएक्शन करता है HCO3 माइनस प्लस H प्लस, है ना। लेकिन जब हम यहाँ पे रेट बताते हैं आपको, इस रिएक्शन की रेट आपको बताते हैं, तो ये रिएक्शन क्या होगा, 6 लाख मॉलिक्यूल्स, 6 लाख मॉलिक्यूल्स ऑफ HCO3 बनते हैं, सॉरी H2CO3 बनते हैं, 6 लाख मॉलिक्यूल्स पर सेकेंड। घंटे की बात नहीं है, पर सेकेंड। देखो, हेलो, रोल ऑफ एंजाइम देखो, यहाँ पे रोल ऑफ कैटलिस्ट देखो, रेट ऑफ रिएक्शन देखो। इसलिए मैंने यहाँ पे तीन बड़ी साइंस बताई। इट इज़ मोर देन द रेट ऑफ अनकैटलाइज्ड रिएक्शन। यहाँ पे आप देख रहे थे रेट, दिस रिएक्शन इज अनकैटलाइज्ड रिएक्शन एंड दिस रिएक्शन इज कैटलाइज्ड रिएक्शन। अनकैटलाइज्ड रिएक्शन में आपने देखा रेट क्या थी, 200 HCO3 मॉलिक्यूल्स बनते थे, यहाँ पे 200 H2CO3 मॉलिक्यूल्स बनते थे, बट इन एब्सेंस ऑफ एंजाइम पर घंटे में। लेकिन यहाँ पे देखो 6 लाख H2CO3 मॉलिक्यूल्स बनते हैं पर सेकेंड। मुझे बोलो रेट कितना इंक्रीज हुआ, कितने टाइम्स, इट इज़ 10 मिलियन टाइम्स रेट इंक्रीज हुआ। द रेट ऑफ रिएक्शन, द रेट ऑफ दिस रिएक्शन मैं लिखूंगा, दिस इज द कैटलाइज्ड रिएक्शन, दिस इज द कैटलाइज्ड रिएक्शन एंड दिस इज द अनकैटलाइज्ड रिएक्शन, अनकैटलाइज्ड रिएक्शन। हो हियर अनकैटलाइज्ड रिएक्शन का रेट जो यहाँ पे इंक्रीज हुआ इन पर, सॉरी कैटलाइज्ड रिएक्शन का रेट ऑफ कैटलाइज्ड रिएक्शन मैं लिखूंगा ऐसे, रेट ऑफ कैटलाइज्ड रिएक्शन कितने टाइम इंक्रीज हुआ, तकरीबन 10 मिलियन टाइम्स इंक्रीज हुआ देन दैट ऑफ द अनकैटलाइज्ड रिएक्शन। 10 मिलियन कितना होता है, 1 करोड़, 1 करोड़ टाइम्स तुम्हारे एंजाइम आने के बाद ये रिएक्शन की स्पीड बढ़ गई। अगर ये 1 किलोमीटर पर आवर चल रही है, अब ये 1 करोड़ किलोमीटर पर आवर चल रही है। समझा बेटा आपको, क्लियर। देखिए यहाँ पे देखा आपने, देखो पर आवर में सिर्फ 200 मॉलिक्यूल्स बनते थे, कितना निकम्मा था ये, कितना कामचोर था ये। लेकिन अब देखो एंजाइम ने कितना इसको काम करवाया, पर सेकंड में 6 लाख मॉलिक्यूल्स बनाते हैं कार्बोनिक एसिड के। तो दिस इज द कैटलाइज्ड एंड अनकैटलाइज्ड रिएक्शन। तो इसी तरह कहा जाता है कि अगर जब तुम खाना खाते हो, जो तुम्हारी डाइजेशन होती है, डाइजेशन विदाउट एंजाइम्स, अगर उसमें एंजाइम्स नहीं होते तो तुम्हारी डाइजेशन को 40 से 50 साल लगते। इट विल टेक द 40 to 50 years। जो डाइजेशन इन प्रेजेंस ऑफ एंजाइम होता है, जो इन प्रेजेंस ऑफ एंजाइम होती है डाइजेशन, उसमें लगते हैं 4 से 5 घंटे, 4 से 5 घंटे। यानी कि 40 साल का काम इसे 4 घंटे में किया, 50 साल का काम इसे 5 घंटे में किया। दिस इज द रोल ऑफ एंजाइम।
अब आपको मालूम पड़ा कि एंजाइम की कितनी अहमियत है हमारी बॉडी में, एंजाइम का कितना रोल है हमारी बॉडी में गोविंद, है ना? समझा बेटा आपको? इज इट ओके, क्लियर? चलो कल हम पढ़ेंगे मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शन, एंजाइम कैसे एक्शन करता है। ओके बेटा, चलिए, थैंक यू।